जब मुझे मालूम पड़ा कि पानी का पाइपलाइन का ब्लूप्रिंट है अरे नहीं। ड्रेनेज का नहीं है। जब लोग कंप्लेन करते हैं ना तब ये जाके खुदाई करते हैं। जेएम रोड के रोड को लेके काफ़ी सारी बात हो रही है। लोग ये बोल रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने इतना अच्छा काम किया कि कॉरपोरेशन ने वापस उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं। वो रोड बनाते दूसरे दिन आके खुदाई करते। पैसा जितना आप कहोगे उतना, क्वालिटी जो हम कहेंगे वो। आप 10 मांग रहे हैं, मैं आपको 15 देता हूँ। ये इलेक्शन सिस्टम बहुत बुरी है। मेरे को तो कोई पावर्स नहीं है। ये शो पीस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा नहीं दोगे ना तो ये रोड की हालत खस्ता होती है। फिर इसको 10% दो, उसको 20% दो, ये करो वो करो। 10 साल 15 साल के बाद में ये हालत बहुत बुरी होने वाली है। अगर मैं शिवाजी नगर से चुन के आता हूँ, मैंने शिवाजी नगर में काम किया है, अगली टर्म मेरे जगह पे लेडीज का रिजर्वेशन आ गया तो मुझे जाके दूसरा और ढूंढना पड़ेगा। आई वाज शॉक्ड। आपने शायद सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस देखी होंगी कि जेएम रोड, जंगली महाराज रोड, जो लगभग 50 साल पहले बनी है, आज भी स्ट्रांग खड़ी है। लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर ने कमाल का काम किया, पर फिर भी उस कॉन्ट्रैक्टर को पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कभी दोबारा काम नहीं मिला। लेकिन सिर्फ एक साइड की स्टोरी देखना काफी नहीं होता है, इसीलिए आज नेगेटिविटी या अजम्पशंस के बजाय मैं पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साइड समझना चाहता हूं, सिस्टम का साइड। मेरे साथ है श्रीकांत शिरोले, जो उस वक्त पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जिन्होंने जेएम रोड का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जंगली महाराज रोड का टेंडर कैसे फाइनल हुआ, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स पूना में तब कैसे दिए जाते थे और आज कैसे दिए जाते हैं, क्वालिटी, प्राइसिंग, अकाउंटेबिलिटी का डिसीजन कैसे होता है और सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी, लूपहोल्स दोनों का सच क्या है। साथ ही श्रीकांत जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाटर, ड्रेनेज और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे डिपार्टमेंट्स पर, और ये भी बताएंगे कि डेटा और प्लानिंग की कमी का असर शहर पर कैसे पड़ता है। एंड में पुणे के लोगों के लिए एक क्लियर मैसेज और पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2026 इलेक्शंस के कैंडिडेट के लिए एक एडवाइस। गवर्नेंस सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, शहर को अगले 50 साल के लिए तैयार करने के लिए होती है। दिस इज नॉट अ सेंसेशनल पॉडकास्ट, दिस इज अ नेसेसरी कॉन्वर्सेशन। लेट अस बिगिन। सर, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। जेएम रोड के रोड को लेके काफ़ी सारी बात हो रही है। अच्छा, एंड आपसे अच्छा कोई नहीं है उसके ऊपर बात करने के लिए। आप ही थे जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था। दैट टाइम यू वर चेयरमैन फॉर स्टैंडिंग कमेटी। या उसके बारे में सर कुछ बताइए। एक्चुअली इसमें ना एक बात ये है कि जब आई वॉज चेयरमैन इन 73-74, तो अभी आज जो रोड आप देख रहे हो, आप इमेजिन में नहीं कर पाओगे कि कितना ख़राब था वो रोड। मतलब इमेजिन से आप आजकल जो आउटस्कर्ट पर जाते हो और रोड देखते हो तो वैसे खस्ता हालत थी वो रोड की थी। तो कॉर्पोरेशन मीटिंग में मैंने हमारे सिटी इंजीनियर को पूछा, ही यूज्ड टू सिट नेक्स्ट टू मी, इस टाइम कमिश्नर और यहाँ वो सिटी इंजीनियर, बीइंग ए सीनियर मोस्ट ऑफिसर, मिस्टर BA बोर्ड। तो मैंने उनको पूछा कि बोर्ड साहब ये क्यों रास्ते अपने इतने ख़राब हो गए। तो उन्होंने कहा कि ही रिफर टू द ड्राउट ऑफ 1971-72 में जो ड्राउट आया था महाराष्ट्र में, पूरा अकाल पड़ा था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, सब वो एक अलग किस्सा है जी। तो उसके बाद में 73 में काफ़ी बारिश हो गई। तो उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ दैट रेन्स रोड की हालत खस्ता हो गई है। तो अब कॉरपोरेशन एज ए चेयरमैन, एज ए कॉरपोरेटर है, उसके पहले भी माय फादर वाज अ मेयर इन 1957, तब से हम लोगों का बम्बई में आना जाना था। तो आई यूज्ड टू गो टू मुंबई वेरी ऑफन। तो मैंने उनको पूछा कि बोर्ड साहब, मैं बम्बई हमेशा जाता हूँ, पुणे से ज़्यादा बारिश बम्बई में होती है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और वहाँ के रोड जो इतने अच्छे काफ़ी कंडीशन में है, तो हमारे यहाँ एक साल बारिश हो गई तो इतने रोड क्यों ख़राब हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अलग टेक्नोलॉजी है, वो अलग कंपनी है, अलग तरीके से बनाते हैं। मैंने कहा क्या अलग अलग क्या है वो, अब बताओ ना मुझे। तो उन्होंने जिक्र किया फिर ये हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी का, जी। कि ये हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी है। हॉट मिक्स का मतलब क्या है, पूरा मटेरियल जो रोड बनाने के लिए लगता है वो सारा इकट्ठा करके उसको बॉईल करना अप टू सर्टेन टेम्परेचर, और उसके बाद में उसको फिर रोड पे उसको डालना, तब वो होमोजेनिटी आती है रोड में। अच्छा। आजकल क्या होता है अदरवाइज कि पहले वो हम रबड़ डालते हैं, बाद में उसमें टार डालते हैं, फिर वो कड़ी अलग अलग साइज़ की कड़ी रहती है, फिर उसको
हेवी रोल से हम दबाते हैं, फिर वो उतना होमोजीनियस नहीं होता, वो बीच बीच में गैप रहती है, कहीं शायद उसमें एयर पकड़ती है, तो एयर पकड़ लिया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरी बात ये थी कि जो ये कंपनी, उन्होंने रिकार्डो कंपनी का जिक्र किया, तो हमने कहा चलो हम लोग उनको मिलते हैं, तो उसको काफ़ी पैसा लगेगा। तो ऐसे कितना पैसा लगेगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो बहुत कॉस्टली होता है। मैंने कहा देखो बोर्ड साहब, ये मेरा घर का काम तो है नहीं, बिल्कुल हमको पुणे वालों के लिए करना है, बिल्कुल। और वो पुणे वालों के लिए पैसा लगता है तो लगने दो ना, हम टैक्स में पैसा भरने वाले हैं, टैक्स से। तो ठीक है, फिर वो कंपनी का एड्रेस उन्होंने निकाला, तो एक ट्रिप बम्बई जाते हुए ये लोग पनवेल में थे, इनका वहाँ काम चालू था, उनका एक टेम्परेरी ऑफिस उन्होंने वहाँ बनाया था। देन आई अलॉन्ग विद द बोर्ड एंड 2 ऑफिसर थे, हम लोग वहाँ गए, उनसे मिले। वो पारसी भाई थे दोनों, उनका नाम अभी तक मुझे याद नहीं है, पी से ऐसा कुछ तो था, वो टिपिकल पारसी नाम था। तो उनसे बात करी, उनको कहा कि ऐसे आई एम ए चेयरमैन और ये हमारा काम है, आप इतने अच्छे रोड बनाते हो बम्बई के, तो आप पुणे आके हमको भी आप एक अच्छा सा रोड बना के दे दो। तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में पहला बहुत सारा काम है, वो ख़त्म होने के बाद हम लोग आएंगे। बोला ठीक है, कभी तो आपको फुर्सत मिलेगी, जब भी आपको फुर्सत हो आप आ जाइए। इट वॉज स्टैंडिंग इन्विटेशन। तो 6 महीने के बाद वो लोग आए, उन्होंने कहा ठीक है अभी हम लोग आ सकते हैं। आने के बाद में उनके साथ मीटिंग हो गई। उनको मैंने कहा कि आप पूना का सर्वे करो और आपके कैलकुलेशन में या आपके मेजरमेंट में जो रोड आती है वो हमें बता दो, हमको एज ए एक्सपेरिमेंट वो करना है। इनफैक्ट कॉरपोरेशन में अगर कोई काम करवाना होगा, किसी को देना होगा, तो देर इज सर्टन प्रोसीजर, Yes. उसका एस्टिमेट बना लो, फिर वो लोएस्ट टेंडर आने दो, टेंडर फ्लोट करो, उस पर लोएस्ट आने दो, फिर उसको चूज़ करो। तो मैंने कहा कि ये सारा नहीं होगा, सिंस वी आर हैविंग वन एक्सपेरिमेंट, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट। ओके, क्योंकि क्या है तो सोशल इसमें मीडिया। पैसे के लिए भी फिर वो लोग आए पूना में, उन्होंने सारा पूना का सर्वे किया, अब फिर दे फाइनलाइज दिस रोड। आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट रोड बिकॉज दैट रोड इज इन माई कंस्टिट्यूंसी दैट टाइम भी, That time. आज भी है। और वो रोड को जंगली महाराज जिनको हम गुरु मानते हैं, हमारे सबसे ऊपर जंगली महाराज गुरु है, उनके ऊपर कोई नहीं है, तो उनके हम लोग सारे डिवोटीज़ है, पूरा शिवाजी नगर उनके डिवोटीज़ है, तो उनके नाम से वो रोड है। हमने कहा चलो ठीक है ये रोड बना दे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो हॉस्टल है वहाँ से लेके डेक्कन जिमखाना जो संभाजी स्टैचू है, इट इज़ अबाउट 2.3 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा कि ये रोड हम एज ए एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं। हमने कहा ठीक है बना लीजिए। वो बैठे बैठे कहा कि आप रफली बता दो कितना खर्चा आएगा। तो दे मेड सम कैलकुलेशन, उन्होंने कहा कि इसको अंदाजन 10 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा कि आप आज की तारीख में 10 लाख बोल रहे हो, आप आओगे, काम शुरू करोगे, काम पूरा होगा, कॉरपोरेशन का काम है, कोई प्रॉब्लम उसमें आ सकता है, तो इसमें 1.5-2 साल तो आराम से लगने वाले हैं। फिर 2 साल के बाद, और उस टाइम क्या होता, थोड़ा महंगाई का स्तर बढ़ने लगा था, ऊंचा ऊंचा होने लगा। मैंने कहा 2 साल के बाद और महंगाई बढ़ेगी, उस टाइम आप वापस आओगे कि सर इतना इतना नहीं था, इतना खर्चा हुआ है। आज ही आप 10 मांग रहे हैं, मैं आपको 15 देता हूँ। पैसा जितना आप कहोगे उतना, क्वालिटी जो हम कहेंगे वो, बिल्कुल इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा हमारी भी एक शर्त है कि हम लोग आपको रोड बना के देंगे, रोड आपको हैंड ओवर करने के बाद उस तारीख से 10 साल तक उसको रोड पे कोई एक सुराग नहीं आएगा। अगर कहीं थोड़ा भी सुराग आया तो पूरा हम लोग रोड बना के आपको हमारे खर्चे से बना के दे देंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, रोकांडो। रिकांडो कंपनी। रिकांडो कंपनी। मगर आपको एक करना पड़ेगा, आपको इस रोड पे किसी को, पब्लिक को परमिशन नहीं देनी होगी, पेंडल डालो या कुछ ये स्टेज डालो, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोहिबिट करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर कॉर्पोरेशन में हमने एक ठहराव किया कि ये रोड पे ये कोई परमिशन नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने वो रोड कहा आए पूना में 73-74 में सारा फिल किया, ये किया वो किया काम उनकी तरफ। और 1 जनवरी 76 फर्स्ट 76 को वो हमारे को हैंड ओवर कर दिया। 1176 से 31/12/85 तक उसका रिटर्न गारंटी आज भी कॉरपोरेशन में है। उन्होंने कहा था 10 साल इस रोड को कुछ नहीं होगा, आज 50 साल हो गए।
यही बात है सर, लोग ये बोल रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने इतना अच्छा काम किया कि कॉरपोरेशन ने वापस उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं। नहीं नहीं, ये तो थोड़ा उसमें क्या हो रहा है, कोई आया, किसी ने रील बनाया, वीडियो डाल दिया सोशल मीडिया पे, और पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बदनाम हो गई कि लोगों को लगता है कि हाँ हमने इतना अच्छा रोड बनाया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं। तो एक साइड का स्टोरी समझ के ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है। द फैक्ट अभी उससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता। इसीलिए सर मुझे आप चाहिए थे, आपसे अच्छा कोई नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल। कि जब उन्होंने 10 साल की गारंटी दी तो एज अ कॉरपोरेशन, आफ्टर इट्स अ पब्लिक बॉडी, वहाँ 73 मेंबर 75 मेंबर थे, सबका सुनना पड़ता है सर। बिल्कुल। कॉरपोरेशन में एज ए स्टैंडिंग कमेटी में 12 मेंबर थे, उनके 12 व्यूज़ अलग अलग थे, 20-25 अफसर थे, उनके व्यूज़ थे, तो सबको इकट्ठा लेके काम करना पड़ता है डेमोक्रेसी में। तो जब उन्होंने 10 साल की गारंटी दी तो हमने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो 5 साल तक तो हम देखते रहे। सही में बराबर है। इन्होंने जो कहा है उसमें कितना तथ्य है, बराबर है, कितना हो सकता है। बराबर है। क्योंकि शुरू में लोग बोलते हैं, बाद में कोई बहाना बनाते, नहीं ये हुआ वो हुआ वो, मतलब। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं। तो हमने जब 5 साल में देखा तो हमारे सारे ऑफिसर वो भी कन्विंस हो गए, कॉर्पोरेटर भी कन्विंस हो गए, और फिर कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है कि क्यों ना हम बाकी के रोड भी ऐसे बनाएंगे। और बाकी के रोड अगर बनाने हैं तो इस कंपनी को काम देके नहीं चलेगा ना। ये तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे था, आउट ऑफ में ये नहीं, कॉन्ट्रैक्ट उसको टेंडर नहीं निकाला था, एक दिया था वो। अब तो जो प्रोसीजर है टेंडर की वो तो फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज वहाँ एक डिपार्टमेंट है वो ऑब्जेक्शन निकालेगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वो ऑब्जेक्शन ले लेगी कि तुमने विदाउट टेंडर कैसे ये काम किए। तो इसके लिए भी कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि जो उनका प्लांट है हॉट मिक्स का टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी हम हायर करेंगे। ओके। और आज की तारीख में कॉर्पोरेशन में 2 प्लांट कॉर्पोरेशन के खुद के हैं, एक येरोडा में है और एक आउन में है। अच्छा। जो टेक्नोलॉजी वो पारसी बंद की ब्रदर्स ने, वो टेक्नोलॉजी आज हम कर रहे हैं। अब एक रोड बनाना और सारे रोड बनाना इसमें फ़र्क है, और ये बात सही नहीं। और दूसरी इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि 5 साल के बाद में, उनका तो 10 साल का था वादा, तो 10 साल में वो की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। 2 भाई थे, दोनों अलग अलग हुए, वजह उनको मालूम है क्या थी। बराबर है। मगर एक ने अर्थिंग का काम लिया, एक ने ब्लैक टॉपिंग का काम लिया। अभी आप देखो कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर एक से ज़्यादा एजेंसीज आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक दूसरे का नाम लेते हैं, उसकी वजह से ये होता है, ब्लेम गेम हो जाता है। अगर एक ही एजेंसी हो तो फिर सब ठीक होता है। तो ये 2 कारण है कि एक तो उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, उन लोगों ने अपनी कंपनी बेच के वो फॉरेन चले गए। जहाँ तक मेरा नॉलेज है दे वेंट टू द ऑस्ट्रेलिया, वहाँ सेटल हो गए वो लोग। अच्छा, फिर उनके नाम से 1987 में बम्बई में किसी और दूसरे बिल्डर ने रिकांडो कंपनी नाम की कंपनी रजिस्टर करवा ली है, बट उसका इसका कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं। तो इसलिए एक तो हमने खुद काम शुरू किया, हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट है, उनका दूसरा कोई काम नहीं, रोड बनाना यही उनका काम है। तो इनसे टेक्नोलॉजी लेकर के हमने वो अपना लिए, और आज की तारीख में हम काफ़ी सारे रोड ऐसे बना रहे हैं ना। जंगली महाराज रोड इज वन एग्जाम्पल। बट आज आप देखोगे तो बहुत सारे रोड पुणे में है जो उस स्टैंडर्ड के बने हुए हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है जंगली महाराज रोड और बाकी के रोड में। एक प्रॉब्लम ये है, ये तो बाद में मैं बताऊंगा टेंडर का, मगर जंगली महाराज रोड पर किसी को पेंडोल या स्टेज को परमिशन नहीं है। ये सारे शहर में नहीं हो सकता। जो लोग आते हैं, ओपन प्लॉट है, वहाँ बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बनने के बाद उसको ड्रेनेज लाइन है, वाटर लाइन, उसके लिए वो रोड खुदाई करनी पड़ती है। अगर तुम ये हॉटपिक्स प्लांट टेक्नोलॉजी से रोड बनाओगे तो उसको ये परमिशन देना गलत है। या तो पहले आप ड्रेनेज लाइन साइड को करो, वाटर लाइन साइड को करो, बाद में रोड बना लो। कभी उस पर एक तुम इतना ये भी नहीं मार सकते हो, तो वो रोड ठीक रहेगा। और सबसे अहम बात ये है कि जो 15 लाख रुपए हमने उनको दिए, ये पूरे 15 लाख रुपए हमने उनको दिए सर। इसको उसमें से 1 रुपया भी हमने किकबैक नहीं ली। किकबैक और मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, हमारी मीटिंग हुई स्टैंडिंग कमेटी, वो मीटिंग में मैंने ओपनली उनको बोला कि देखो ये पैसा है, ये क्वालिटी है, तीसरा कोई इस पर ये नहीं आएगा। और अगर आपको किसी, हमारे 12 और ये जो अफसर है 20-25, इसमें से किसी ने आपको 1 रुपये का भी रिश्वत मांगी तो मुझे कंप्लेंट करना, मैं देखता हूँ। तो ज़माना अलग था। माई डैडी वॉज अ
एमएलसी थे, उनका बहुत प्रेशर था कॉरपोरेशन में, और आई वॉज यंग, कोई 1 रुपया किसी का पूरे साल भर में नहीं खाया, इसमें छोड़ दीजिए, जो साल भर में चेयरमैन था किसी का 1 रुपया हमने लिया नहीं। ये बहुत रेयर चीज़ होती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा नहीं दोगे ना, तो ये रोड की हालत खस्ता होती है। फिर इसको 10% दो, उसको 20% दो, ये करो वो करो, फिर वो वहाँ कितना पैसा मिलता है काम के लिए। एस्टिमेट एक तो वो लोएस्ट भरते हैं, जो एस्टिमेट होता है उससे 10%, 20%, 30% लोएस्ट, उसमें फिर ये बांटना, फिर वो काम के लिए पैसा कहाँ रहेगा। ये सारे चीज़ हमने अवॉइड कर ली, इसलिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग कि मैंने किसी का 1 रुपया खाया नहीं कि कॉरपोरेशन का। इसलिए आज 50 साल के बाद में आई कैन से यस, ये रोड मैंने बनाया है। और आप भी अब कहते हैं, और पुणे वाले कहते हैं कि यस, हमारे पुणे में ऐसा एक रोड है, यू आर प्राउड ऑफ दैट रोड। बिल्कुल बिल्कुल सर, इफ़ यू आस्क मी, आई वांट टू बी प्राउड ऑफ एवरी रोड ऑफ पुणे। द आइडिया ऑफ मी डूइंग ऑल दिस इज के पूना आज एक वर्केबल सिटी बन के रह गया है। पूना वॉज अ लिवेबल सिटी, तो उसको आज वापस से हमको लिवेबल सिटी बनाना बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट वर्केबल सिटी। सर आपने टेंडर की बात की, टेंडर का प्रोसेस थोड़ा आप बता सकते हैं क्या? नहीं, टेंडर का मतलब ये होता है कि जो आप मान लो अपने रोड बनानी है, उसका कॉरपोरेशन में जो डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट, वहाँ जो इंजीनियर है वो लोग टेक्निकली वो उसका मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है। फिर उसको कितना खर्चा आएगा उसको खुदाई करने में, उसको ब्लैक टॉपिंग करने में और रीसर्फिंग करने में, उसको उनका मैथमेटिकल उनका टैबलेट फॉर्म है। ओके। 1 स्क्वायर फुट को इतना, 1 किलोमीटर को इतना, ऐसा 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 कर करके ना दे कम टू सर्टन कंक्लूजन क्या चाहिए। रोड बनानी है, इसको 10 लाख रुपए लग सकते हैं, तो दे फ्लोट टेंडर ऑफ द 10 लाख। जब पेपर में आती है टेंडर, तो उसमें 2, 4, 5 जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, फिर वो कोई 10% बिलो डालता है, कोई 5% बिलो डालता है, कोई 30%, और फिर एज अ प्रोसीजर लोएस्ट टेंडर वाले को ही देना पड़ता है कानून से। तो मैंने कहा कि यार, अब घर में जब कोई चीज़ मंगाते हो खाने के लिए, आप टेंडर से मंगाते हो क्या? आप बाजार में जाते हो, आपको 2 आने की चीज़ भी मिलेगी, 10 आने की भी मिलेगी, रुपए की मिलेगी, यू विल गो फॉर 1 रुपये ना, जो अच्छा है, बेटर है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये कॉर्पोरेशन पब्लिक का पैसा है, हम ऐसे वेस्ट नहीं होने देंगे। ये टेंडर वेंडर की बात, और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा सवाल तो ये आपने जो पूछा ना, तो ये कानून है, बीपीएमसी एक्ट में देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट कि कोई भी काम देना होगा कॉर्पोरेशन का, तो टेंडर इज अ मस्ट। सर आपने एक चीज़ बताया कि 10 लाख रुपए का एस्टिमेट था, मैंने उनको बोला कि आप 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लो, 15 लाख रुपए लो, Yes. लेकिन मेरे को काम वैसा Correct. चाहिए जैसा मैं बोलूँगा। करेक्ट। नहीं तो फिर आप वापस आओगे 1-2 साल के अंदर, आप बोलोगे ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। फिर लोएस्ट टेंडर का मतलब क्या रहा सर? कि अगर मैं आज लोएस्ट टेंडर भर देता हूँ कि मैं ये रोड बनाऊंगा, मैंने 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपए का टेंडर भर दिया, तो फिर साल भर के बाद मैं कॉर्पोरेशन के पास आऊंगा, बोलूंगा सर ये ऐसा हो गया, वो चेंज हो यही गया। रोना है हमारा। आप जो कह रहे हैं, यही रोना है कि आजकल तारीख में टेंडर निकलता है, कहीं डैम बनाना है, कई करोड़ों का टेंडर निकलता है, और वो प्रोलॉन्ग होते होते मतलब 800 करोड़ का टेंडर निकल के वो 3600 करोड़ तक जाता है। बाप रे। हुआ है महाराष्ट्र में, ऐसे एग्जाम्पल्स है। तो ये तो, अरे हमने तो उसको काम दिया, उसके बाद में उसको मिले भी नहीं हम लोग। बाद में जो उसे हैंड ओवर किया, तब उनसे मुलाकात की, उन्हें मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना काम करो, हम हमारा काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली टुडे सिस्टम इज दिस कि जिसके हाथ में सिग्नेचर करने की पावर है, वहाँ से ये शुरू। और लोगों का भी ऐसा है, देखो अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, आ जाएगा। बिल्कुल। एक ज़माने में ये था कि कोई अच्छा वर्कर है, उसका कैरेक्टर है, काम करने वाला है, फॉरगेट ही वो कौन से जात का है, कौन से इसका, कोई देखता नहीं था। काम करने वाला आदमी, अच्छा आदमी है, होनहार है, उसको चुन के आ सकता था। आज की तारीख में क्या हुआ है, कौन हमको पैसा देगा, कौन हमारा रोड करेगा, कौन हमारे बिल्डिंग को कलर देगा, कौन सॉर्ट ऑफ जो करप्शन की बातें आई हुई ना, इससे ये आज के हालात इसीलिए हो गए। और दूसरी बात है कि रिजर्वेशन का जो मामला कॉर्पोरेशन में है, बिकॉज हम उस पर इसलिए आ रहे हैं कि आज जो चुन के आने वाले कॉर्पोरेटर्स हैं, उनको ये पता नहीं कि अगली टर्म मुझे वापस मिलने वाली है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ रिजर्वेशन। काम करेंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? और रिजर्वेशन का कोटा जो है ना, अभी आज मैं ओपन कैटेगरी से चुन के आता हूँ, ठीक है, कल वही मेरा वार्ड अगर किसी दूसरे कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गया, तो आई कैन नॉट स्टैंड देयर, आई कैन नॉट कंटेस्ट। मेरे बारे में भी हुआ है ना। अच्छा,
सर थोड़ा सा इसको सिंपल लैंग्वेज में एक आम आदमी को समझ में आएगा ऐसा समझा सकते हैं क्या? क्योंकि अभी क्या इलेक्शन आ रहे हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहे हैं, पुणे महानगर पालिका के इलेक्शन आ जाएंगे, थोड़ा सा इसको सिंपल समझा सकते हैं क्या? नहीं, सिंपल बात यह है कि देखो, इलेक्शन में 3 स्टेजेस है, एक पार्लियामेंट का, एक असेंबली का और एक लोकसभा गवर्नमेंट का। पार्लियामेंट का इलेक्शन हमेशा पॉलिसी पर होता है कि किसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना है, कौन सी पार्टी की पॉलिसी अच्छी है। जैसे आज मोदी साहब है, कल कोई और था, इंदिरा जी थी और कोई था, ये था, तो उनको इनकी तरफ देख के वोटिंग, मतलब कौन कैंडिडेट खड़ा है ये नहीं देखते। जैसे पुणे में मिस्टर मोहोळ है, तो मोहोळ को देख के वोटिंग नहीं किया है, वो वोटिंग हुआ है मोदी जी को देख के, मोदी जी की पॉलिसी, बीजेपी की, वॉट एवर जो है उनको, उनके जो मतलब काम करने वाला उनका केडर है, उन्होंने उनको किया। असेंबली में भी वही होता है कि भाई किस पार्टी के हाथ में देनी है। तो अजित पवार साहब का थोड़ा कहीं इन्फ्लुएंस था, शिंदे साहब का था, ठाकरे साहब का था, ये अपने देवेंद्र फडणवीस का, तो उस पर इलेक्शन होती है, उस पर 50-50 होता है, पार्टी प्लस पर्सन। और लोकल स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन जब आता है तो प्योरली वो आदमी देख करके वोटिंग होता है कि भाई ये फलाना आदमी रात के 12 बजे फ़ोन किया तो ये आ सकता है। मगर उस पर ये रोटेशन की वजह से, रिजर्वेशन के, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया है कि अगर मैं शिवाजी नगर से चुन के आता हूँ, मैंने शिवाजी नगर में काम किया है, अगली टर्म मुझे मेरे जगह पे लेडीज़ का रिजर्वेशन आ गया है, तो मुझे जाके दूसरा वार्ड ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा वार्ड ढूंढना, इसका मतलब दूसरे कार्यकर्ता पकड़ना। और दूसरा कार्यकर्ता तो आजकल अभी बहुत ख़राब हालत है, कार्यकर्ता ऐसा मिलता नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, 1968 में मैंने पहला इलेक्शन जब कॉन्टेस्ट किया, मेरा खर्चा हुआ था सिर्फ 100 रुपये। 100 रुपये 68 में। और 92 में जब मैं दूसरा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मेरा खर्चा सिर्फ 2500 रुपये हुआ। 92 में सिर्फ 2500 रुपये। सर 68 में गोल्ड का प्राइस क्या था? 68 में गोल्ड का प्राइस क्या था? जब आपका 100 रुपये खर्च हुआ तब गोल्ड का प्राइस क्या था? 140 140 रुपये। एंड 91 में जब आपका 2500 रुपये खर्च हुआ तब गोल्ड का प्राइस क्या था? 91 में तो 9000 रुपये तक आया था। अच्छा, नहीं 91 में 9000 रुपये नहीं आया था, उसके आसपास ही था। मतलब 73 में मुझे रोड बनाया ना, तब गोल्ड का प्राइस था 500 रुपये। अच्छा, वो 500 रुपये का 15 लाख है। पेट्रोल का दाम उस टाइम 80 पैसे लीटर था, आज दाम क्या है? और मेरा पूरा बजट कॉरपोरेशन का 11 करोड़ था। आज क्या बजट होगा सर? 7,500 करोड़। 7,500 करोड़। इन्फ्लेशन हुआ है पूरा। अरे उस टाइम की सिटी इतनी अच्छी थी, हम लोग, हमारे कॉर्पोरेट लोगों के लिए वहाँ साइकिल स्टैंड था। सर एक आपके ज़माने साइकिल स्टैंड फॉर द कॉर्पोरेटर्स, कि ये परसेप्शन था कि कॉर्पोरेट लोग साइकिल पे आएंगे। मैं वही है सर, आपका लाइफस्टाइल क्या था वो टाइम पे? 50 साल पहले एक कॉर्पोरेटर, आप ऑफिस कैसे जाते थे, आपका लाइफस्टाइल क्या था? नहीं, मेरे बारे में तो ये है कि मेरे उस टाइम हम शिवाजी नगर में रहते थे, वहाँ से हार्डली 1 फरलांग पर कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग थी। बराबर है। तो मैं तो पैदल ही जाता था, मैं कभी कोई व्हीकल लेके गया नहीं। अच्छा। और उस समय काफ़ी कॉर्पोरेटर साइकिल पे आते थे, बाइसिकल पे। मतलब हार्डली 2, 4, 5 लोग थे जिनके पास 4 व्हीलर थी, नहीं तो 2 व्हीलर मैक्सिमम। और अब जहाँ वो कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में एक प्राइवेट कैंटीन दिया है, उस जगह पे ये कॉर्पोरेट लोगों का साइकिल स्टैंड था। कॉर्पोरेट लोग आते थे, वहाँ साइकिल लगाते थे, अंदर मीटिंग करते थे। और पुणे की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम थी। साइकिल पर क्या होगा सर पुणे का पॉपुलेशन वो उस टाइम? हार्डली 4-4.5 लाख। ओके। आज उस 10 गुना हो गई है। हाँ, मतलब तकरीबन पुणे 70 लाख, डिस्ट्रिक्ट 70 लाख पे तो पहुंच गया है। ऑलमोस्ट। एंड मेरे ख्याल से जो बाहर से लोग आए हैं जॉब करने के लिए, वो सब मिला के 1 करोड़ तो हो ही होगा। नहीं, वो क्या है, सिर्फ उसकी वजह से पुणे नहीं बढ़ा। पुणे का एक्सपेंशन होने के 3-4 ओकेजन्स है। प्लीज़ बताइए ना सर। एक ओकेजन ये है कि 1961 में जब फ्लड आया पानशेत का, तो जो पुराना पुणे था उसमें मोस्ट ऑफ द पूरा वॉश आउट हुआ। बराबर। मगर अब एक एरिया कॉर्पोरेशन ने ऐसा किया कि ये इतना फ्लड आया था इधर, तो वापस शायद आएगा, तो उन्होंने फ्लड लाइन बना कि दोनों तरफ से
रिवर के कि यहाँ हम किसी को परमिशन नहीं देंगे। मगर जो पानी आया, जो पुराने मकान थे, 100 साल 200 साल पहले मकान थे, पेशवाई के ज़माने के थे, शिवाजी महाराज के ज़माने के थे, वो सारे बह गए। फिर लोगों को अल्टरनेटिव जगह दे दी थी, इसीलिए वो जो पुराना पुना था वो एक्सपांड हो गया। अच्छा। मुझे अभी भी याद है, यशवंतराव चौहान वो चीफ मिनिस्टर दैट टाइम, वो आए थे कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग के बाजू में, और उन्होंने उनके भाषण में कहा था कि ये अपॉर्चुनिटी है आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अगर ये नहीं होता तो आज की तारीख में आप वैसे वैसे रहते। फ्लड आया, बात ये मतलब बुरी है, मगर अब आप सुधर सकते हो। इसके बाद में जो MIDC है पिंपरी चिंचवड़ की, वो उसके बाद में बनी। अच्छा, तो आप पुणे का डेवलपमेंट प्लान 1966 में एग्जीक्यूट हुआ, बराबर। बिकॉज ऑफ 61 का फ्लड। अच्छा। तो ये फ्लड की वजह से पूरा एक्सपांड हुआ। उसके बाद में 1980 71-72 में जो मैंने मतलब अकाल आया, ड्राउट आया, तो विद इन महाराष्ट्र इंटरनल माइग्रेशन हुआ। नांदेड़, परभणी, मराठवाड़ा, यहाँ के लोग सिर्फ अनाज के लिए, पानी के लिए, पुणे इज इवन टुडे पुणे इज़ द बेस्ट सिटी एज फार इज वाटर इज कंसर्न। इतना पानी पुणे को मिलता है, इतना दूसरे किसी को मिलता नहीं। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है। पुणे के बाजू में 4 डैम्स है, टरकपसला, वरसगांव, पानशेत, टेमघर, वहीं से पुणे को पानी मिलता है। तो दैट वे आर वेरी लकी। बट आज मैं आपको बोलता हूँ कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हमको इसमें 50% कटौती करनी पड़ेगी पानी में। आज 10 साल 15 साल के बाद में ये हालत बहुत बुरी होने वाली है। जितना पानी हम आज यूज़ करते, इतना पानी यूज़ करने हमको नहीं मिलेगा। हमको रिसाइकलिंग करना पड़ेगा। जो ड्रेनेज में पानी जाता है वो रिसाइकलिंग करके खेती को देना पड़ेगा। हाइड्रोजन H2O, उसमें से पानी निकाल के वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी बना के, वो हाइड्रोजन जो सोलर पावर है, सोलर पावर से हमको हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। उसमें H2O जो पानी को बोलते हैं, तो H2O अलग करना पड़ेगा, फिर वो पावर मिलेगी और वो पानी मिलेगा, वो पानी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की बातें हैं, और ये सारा 10 साल 20 साल के बाद होने वाला, ये हमने आज सोचना है। बिल्कुल। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा 10-20 साल आगे देखने की इसलिए आदत है कि बचपन से मैंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत किताबें मैंने पढ़ी है, अलग अलग तरीके से, और उसमें से मैंने जो पढ़ा है वो दिमाग में रखा है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो उसकी वजह से जब व्हेन आई वाज चेयरमैन, आप यकीन नहीं करोगे कि आज जो आप इंदिरा नगर या सुपर नगर दिखते, बिबेवाड़ी, उसके आगे का जो इलाका है, सिर्फ जंगली महाराज रोड की बात नहीं है। उस टाइम मैंने ये बिबेवाड़ी के लिए 10 लाख रुपए की प्रोविज़न की थी कि यहाँ हम लोग रोड बनाएंगे, क्यों, आगे पुणे यहाँ बढ़ने वाला है। तो यही हमारे कॉर्पोरेशन के अफसर जो मेरे साथ बैठते थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि साहब क्यों वहाँ रोड बनाने का, कौन रहने को जाने वाला है। और आज की तारीख में उसमें से आधे लोग वहाँ रहते हैं। आधे से ज़्यादा लोग रहते होंगे। नहीं, अफसर जो ऑब्जेक्शन ले रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। पुणे तो काफ़ी बढ़ गए जी। पुणे बहुत सारे लोग आ गए। तो देखिए बात ये है ना कि बेसिकली आई एम फ्रॉम शिरोड़े फैमिली, और ये पुणे का जो मतलब वतनदारी है या जहागिरी है जो हमको मिला है, हम लोग यहाँ के पटेल है, लैंडलॉर्ड्स है, ये हमको इसीलिए दिया गया है कि हम लोग कभी शिवाजी महाराज के आर्मी में थे। बिल्कुल। वो सारा एक अलग सर, मैंने सुना है कि आपका फैमिली जब से शिवाजी नगर में है, हाँ पेट बनने से पहले से आप लोग वहाँ पर हो? हाँ। उसके बारे में बताइए सर। नहीं, ये तो भांबुड़ा नाम था ना, भांबुड़ा नाम था, बराबर। और हमारा पुराना नाम सिरवले था। अच्छा। फिर अंग्रेजी में वो शिरोड़े हो गया। अच्छा, सिरवले। सिरवले। अच्छा। तो उसकी स्टोरी ये है कि मतलब शिवाजी महाराज के आर्मी में जो लोग थे ना, उसको अलग अलग काम दिया दिया जाता था। बिल्कुल। कोई भंडार देखता था, कोई क्या कर, ये फडणवीस वो राइटिंग वाले थे, ऐसे मतलब जो उनको काम था उसके ऊपर उनका नाम हो गया था। तो हमारी फैमिली ऐसी थी कि सामने जाके अपोजिशन जो दुश्मन थे उनके सर काट के ले आने का, तो सिर वाले, सिर काटने की ये बटालियन जो थी हमारी। अच्छा। ये बटालियन के हम चीफ थे। वो बटालियन का काम ये था कि एनिमी के सिर काट के लेके आने का। कितने की बटालियन थी सर? अभी वो जमाने का कितने लोग थे बटालियन में वो? नहीं, उस टाइम के जो थे वो थे, अभी वो आंकड़ा में अथॉरिटिकली नहीं बता सकता। ठीक है। तो एक जो विंग था, मतलब
जो अलग अलग थे ना, जैसे आज अपने आर्मी में है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसी टाइम उस टाइम था। कोई घोड़े पे जाने वाले, कोई पैदल जाने बराबर है। वाले, कोई ये था। बराबर है। तो वो सीर वाले, तो सीर वाले से फिर शिरोड़े हो गए। अच्छा, हम लोग ओरिजिनल भामोड़ा से है, भामोड़ा बिलोंग टू भामोड़ा। सर वो रेंजिल के बारे में भी सुना मैंने कि ब्रिटिश जो है कुछ दिनों के लिए वहाँ पे पड़ाव डाल के रुकने वाले थे, कहाँ पे? रेंजिल्स में। रेंजर्स में। हाँ, हाँ ना, आज भी हमारी कई जगह उन्होंने लीज पर ली हुई है ना। इवन 1942 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, हाँ। हमारी काफ़ी ज़मीनें आज भी उनके पास है। तो मैंने सुना था कि वो कुछ दिनों के लिए उन्होंने पड़ाव डाला था हाँ। आपसे परमिशन लेके, हाँ। फिर कभी हटे ही नहीं तो ब्रिटिश। वही वही होता है ना, उसके बाद तो वही पावर में आ गए ना। हाँ, जब आए थे तो एज ए ट्रेडर आए थे, वो तो इतिहास है हिंदुस्तान बराबर में। बराबर है, व्यापार करने के लिए आए बराबर है। और राज्यकर्ता बन गए। मक्कारी करके राजकर्ता बन गए। हाँ। सर बैक टू पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपने बताया कि मैं 10 साल 20 साल आगे का सोचने का ये करता हूँ, तो आप जब करते थे पुणे का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ कैसा था? आज मतलब हर कोई सस्टेनेबल इसकी उसकी बात करता है, वो टाइम पे कैसा था सर? नहीं, मैंने आपको कहा ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 61 का फ्लड आया, पूना बढ़ गया, वही 72 का अकाल आया, ये सारा पर्वती वर्वत में जो आप स्लम देख रहे हो ना, वो उस टाइम की देन है। लोग पानी के लिए पानी के वहाँ आ लिए आ गए। गए थे। उसके बाद में 1980 में अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट है 75 में। बराबर है। एक्ट की वजह से आपको रिस्ट्रिक्शन आ गए, यू कैन हैव ओनली 10,000 स्क्वायर फुट या 20,000 स्क्वायर फुट पर यूनिट। बाकी का फिर गवर्नमेंट को देना पड़ा। उसकी वजह से पुणे बढ़ा। और लास्टली जब ये आईटी पार्क बना हिंजवड़ी में, पवार साहब ने लाया 78 में 80 में, तो उसकी वजह से आईटी पार्क की वजह से वहाँ तो फैक्ट्री बन गई, मगर सारा उसका डेवलपमेंट पुणे में आ गया है। रहने को पुणे में और काम को उधर, ऐसा हुआ। और प्लस इसमें शिवाजी नगर जैसे एक ज़माने में सिर्फ रहने के लिए अच्छी थी। बिल्कुल। अभी हमारी वहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी, ये सारी ज़मीन हमने किराए पे लोगों को दी थी। अभी जो डेक्कन जिमखाना सोसाइटी है या PYC सोसाइटी है या डेक्कन जिमखाने पर और अलग अलग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, सारी ज़मीन हमारी है। हमने लोगों को किराए पे दी है रहने के लिए। मगर उसके बाद में हमने 37 एकड़ ज़मीन, 37 एकड़ ज़मीन फर्ग्यूसन रोड पे फर्ग्यूसन कॉलेज को दी थी। सातारा के जो महाराजा है उन्होंने रिक्वेस्ट की, कोल्हापुर के ना? सातारा, अच्छा, शाहू महाराज के हैं? कोल्हापुर, वो एक ही है दोनों, ठीक है, एक ही घर है। ठीक है, कोल्हापुर सातारा दोनों एक ही है। ठीक है। तो लोकमान्य तिलक उनके पास गए, फिर उन्होंने हमको रिक्वेस्ट की, हमारे राजाराम शिरोळे करके हमारे जो फोर फादर थे, राजाराम उनका नाम, उनको कहा कि आपकी ज़मीन है तो आप हमें दे दो। बोले ठीक है, उनको दे दी। तो फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 में वहाँ आया। एक फर्ग्यूसन कॉलेज आने के बाद वहाँ स्टूडेंट्स आने लगे, उनके लिए रहने का आया, फिर होटल आया, ये आया। और अभी एक फर्ग्यूसन की जगह पे आज पूना में 17 यूनिवर्सिटीज़ है। पहले एक पूना यूनिवर्सिटी थी, आज सिम्बोसिस है, MIT है, फर्ग्यूसन है, ऐसी SP कॉलेज की है। तो ये स्टूडेंट्स और ये लोग आने की वजह से पुणे का लुक पूरा चेंज हो गया। जहाँ सिर्फ स्टूडेंट रहते थे या पेंशनर रहते थे, वो काफ़ी बढ़ते गए। बराबर। और अब IT पार्क की वजह से क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम या अपने दफ्तर से काम करो, वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका असर ऐसा भी हुआ कि लोग अब अपने घर में ऑफिस बनाने लगे। बराबर है। तो ये जंगलीवाला रोड था, पहले सिर्फ रेसिडेंशियल रोड था, वहाँ आगे दुकान, पीछे मकान, इस टाइप का, नीचे दुकान, ऊपर मकान, इस टाइप के सब डेवलपमेंट होने लगी। सर जैसा आपने बताया 50 साल पहले शिवाजी नगर वॉज मोर रेसिडेंशियल एरिया, यस, रहीवासी एरिया। वो अभी जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ सर? क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूँ, मुझे मैक्सिमम इंक्वायरीज जो आता है, लोगों को शिवाजी नगर एज ए लोकेशन बहुत ज़्यादा सेंट्रल पड़ता है। आप पुणे के किसी भी लोकेशन में 15 से 17 किलोमीटर, मैक्सिमम 18 किलोमीटर में चले जाते हो, तो ऑफिस के लिए बहुत आइडल हो जाता है। मुझे किसी एक लोकेशन से हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, सबसे उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। डेक्कन जिमखाना से है। आज की तारीख में आप सिटी के कौन से भी कोने में इजीली जा सकते हो, कोई भी कोने में। और जंगली महाराज रोड बनाने की वजह यही है कि अगर रोड अच्छी हो ना तो 50% काम आपका उधर ही हो जाता है। कहीं पर देखो, कौन से भी स्टेट में देखो, आज गडकरी साहब क्या बोल रहे हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ रोड का डिपार्टमेंट उनके पास है और दावे से कहते हैं ना कि मैंने ये रोड बनाई तो अपनी डेवलपमेंट आगे हो गए।
ट्रांसपोर्ट जो होता है जितना इजी हो उतना डेवलपमेंट इजी होता है, वो वाटर की तरफ से हो, रेल की हो या रोड की हो। बट अगर आपका इजीली एक्सेसिबल है, आप जा सकते हो, आपको यहाँ से वहाँ जाने में कम से कम समय लगता है, तो आप वही प्रिफर करते हो। और डेक्कन जिमखाना या शिवाजी नगर इस लोकेशन में आने की वजह से यही है कि कंपैरेटिवली सिटी से यहाँ मूवमेंट बहुत इजी है। रोड काफ़ी बड़े हैं, जंगली मारा रोड 80 फीट रोड था, वो अभी 100 फीट हो गया है। तो इसकी वजह से ये शिवाजी नगर, अब पुराने ज़माने में एक प्लॉट में एक ही बंगला था, 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के प्लॉट थे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, 1 एकड़ का प्लॉट था। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन वॉज नॉट दैट कंजस्टेड। अब सारा कंजस्टेड हो गया है, बट लोगों को अच्छा लगता है डेक्कन जिमखाना, हवा अच्छी है, गार्डन्स है, संभाजी पार्क है, ये है वो है, मूवमेंट करने के लिए अच्छा है। स्कूल नज़दीक है, कॉलेजेस नज़दीक है, हॉस्पिटल नज़दीक से है। जो आपको रहने के लिए जो ये चाहिए एमिनिटीज़, सिविक एमिनिटीज़, वो सारी नज़दीक है। कोर्ट है, कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है, रेलवे स्टेशन है। तो इसकी वजह से ये बढ़ता है ना। अभी कोर्ट का मतलब वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट, दे प्रीफर ऑफिस नियर कोर्ट। कॉर्पोरेशन में काम करने वाले आर्किटेक्ट है जिनको रोजाना जाना पड़ता है, दे प्रीफर देयर ऑफिस नियर कॉर्पोरेट, बिकॉज रोज कॉर्पोरेट में जाना है प्लान मंजूर करने। तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आने की वजह से फर्ग्यूसन कॉलेज आया, MIT आ गए, सिम्बोसिस आ गई। आज की तारीख में ये जो 17 यूनिवर्सिटीज़ है, इनका टोटल बजट कॉर्पोरेशन के बजट से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स आने लगे, उनके लिए रहने का करना पड़ेगा। अमेरिका में आप देखो ऐसे कंपनीज है कि जो मकान बनाते हैं और किराए पे देते हैं। बराबर है। ऐसे बिजनेस हाउसेस है उधर, उनका बिजनेस यही है कि कॉलोनीज बनाओ, किराए पे दे दो। अगले कल की तारीख में पुणे में आने वाला है वो। बिल्कुल। आधा तो आज आया हुआ है। आज आप शिवाजी नगर में आओगे ना, तो जो मेरे वोटर्स थे वो सारे वहाँ नहीं रहते, सब निकल गए, आउटस्कर्ट में चले गए। और जो उनका पुराना मकान है वहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स रखे हैं। स्टूडेंट्स ये जो MPSC या UPSC को स्टडी करने वाले सारे सब नए बच्चे दिखते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज यही है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये फ्लैट बना के बेचेंगे नहीं सर, वो एक वो अलग हॉस्टल बनाएंगे, वो अलग एसेट क्लास है। वो आने वाला है, वो चालू हो गया पुणे वो आने वाला है। बिल्कुल। सर, शिवाजी नगर एरिया भी बहुत बड़ा है, 3 अलग पिन कोड में आता है, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। वो वाकड़ेवाड़ी का एक अलग लोकेशन है। एक्चुअली जो भामुड़ा गांव था ना, वो बहुत बड़ा था। ठीक है। अब उसका शिवाजी नगर 1928 में जो शिवाजी महाराज का स्टैचू है वो वहाँ बिठाया गया है, आज के तक जो स्टैचू। और फिर आचार्य अत्रे, ही वॉज अ कॉर्पोरेट नगर पालिका के, उन्होंने 1937 में उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया कि शिवाजी नगर स्टेशन, भामुड़ा स्टेशन नाम था उसका, शिवाजी नगर किया। शिवाजी भामुड़ा गांव था उसको शिवाजी नगर कर दिया है। और पुराना जो शिवाजी नगर था उसका एक ही पुलिस स्टेशन था, डेक्कन जिमखाना, आज उसके 8 पुलिस स्टेशन बन गए। ये पूरा कोथरूड शिवाजी नगर में था, अवन शिवाजी नगर में था, बाड़ेर शिवाजी नगर में था। सबसे बड़ा एरिया शिवाजी नगर का था। जो मैंने आपको कॉर्पोरेटर का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पैनल सिस्टम है, 1957 में जब हमारे डैड और कॉर्पोरेटर जो उन्होंने खड़े थे उस टाइम भी ये पैनल सिस्टम ही थी। बट कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेटर शिवाजी नगर में 6 लोगों का वार्ड था। 6 लोगों का वार्ड, और वो पाषाण, अवन, कोथरूड सब मिला के था। आज उसमें 3 MLAs है। 3 MLAs का जो वार्ड है उतना एक कॉर्पोरेशन के 6 लोगों का नहीं था। तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, सारी चीज़ें बढ़ गई, क्लाइमेट अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्रिमिनल आजकल थोड़ी चर्चा हो रही है, बट कॉमन पब्लिक के लिए क्रिमिनल का कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपस में झगड़ा करते हैं, उनका गैंग वॉर है, वो आपस में चलता है। बट आप कभी रास्ते में जा रहे हैं, आपको किसी ने आके भोग दिया, ऐसा नहीं होता है ना। दैट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कोई पुणे में आज नहीं है। यू कैन हैव योर बिजनेस, आप कर सकते हो। अब जैसे देखो, हर बात में 10-20% बुराई होती ही है, वो खेती हो या सोशल हो या एक्टिविटीज़ हो या पॉलिटिक्स हो, सब जगह हो 10-20% तो वो उसका मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट दैट इज़ देयर, बिल्कुल वो फैक्ट है। सर, आप पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बता रहे थे। नया बिल्डिंग बनने से पहले उसका ऑफिस विश्राम बाग में था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो
1949 में बीपीएमसी एक्ट आया, तब तक ये म्यूनसिपैलिटी थी। और 1946 में मेरे पिताजी पहले कॉर्पोरेटर बने, म्यूनसिपैलिटी के मेंबर बने। 1946 से 4 साल तक बाबूराव जी सणस वॉज नगराध्यक्ष, प्रेसिडेंट। ओके। वो मेयर नहीं कहते थे उनको। अच्छा। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पुणे म्यूनसिपैलिटी। ओके। फिर 1949 में एक्ट आया, बीपीएमसी एक्ट, और 1950 में ये कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो गई, बॉडी डिसॉल्व हो गई। बॉडी डिसॉल्व हो गई। और फिर उसका इलेक्शन हुआ 1952 में। तो बर्वे वॉज एडमिनिस्ट्रेटर दैट टाइम, फर्स्ट। हाँ। एस.जी. बर्वे, ही वॉज एडमिनिस्ट्रेटर। और 1952 में पहले इलेक्शन में 57 भी होते गए। तो शुरू में कॉरपोरेशन बनने के बाद इमीडिएटली जगह तो नहीं थी ना, अपना ऑफिस कहाँ बनाए कॉरपोरेशन जगह। तो ये जो अभी कहा जा कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है, दैट लैंड बिलोंग्स टू मी, माय फैमिली। मेरा अपना 7/12 है उधर का। आज भी जिस जगह पे कॉरपोरेशन खड़ी है ना, वो बिल्डिंग दैट बिलोंग्स टू माय फैमिली। उसके आगे अब जो उसके आजू बाजू जो जगह है ना, वो आज भी मेरी है। अच्छा। वो सामने जो चौल है, पीछे वो जो ब्रिज है ना, मंगला टॉकीज, वो मेरी जगह थी। हमने 1965 में करंदीकर को बेची। अच्छा। उसके वाइफ का नाम मंगला था। अच्छा। उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं उसके नाम पे मैं थिएटर बनाऊंगा। बहुत पुरानी बात है। तो व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज देयर, मैं बम्बई में था उस टाइम, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि पुणे आ जाओ, और ये करंदीकर आएंगे, इनको मैंने जबान दी है जगह, तो उनको जगह बेचने की। तो आई वॉज मेजर दैट टाइम ना, मेरी सिग्नेचर रही थी। तो 1965 की बात आई है। तो वो सारा एरिया है, वो तो ये पर्टिकुलर जगह जो है ना, दैट बिलोंग्स टू मी, माय फैमिली, नॉट ओनली शिरोड़े बट माय फैमिली। तो मेरे डैडी ने उनको प्रपोजल दिया कॉर्पोरेशन को कि भाई मेरी जगह है, आप ले लो, ये हम अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे। फिर इसका काम शुरू हुआ ऑलमोस्ट 1952 से। उसके सामने हम लोग रहते थे। अच्छा। हमने उसका एक एक ईंट का काम देखा है, जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, ग्लास लगाया, ये किया वो किया। वो 57 में पार्टली कंप्लीट हुई। फिर कॉर्पोरेशन ने ऑफिस वाइज शिफ्ट किया, फिर माई डैड वॉज अ मेयर। उसके बाद में फिर उसका काम चलता रहा। फिर आगे 2-4 साल के बाद में पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। ओके। एंड कॉर्पोरेशन का जो काम है, वो टाइम पे कितने गांव होंगे पुणे में, कुछ आइडिया है? कितने गांव पुणे में होंगे, या आज जो पुणे इतना फैला हुआ है? नहीं, इतना बिल्कुल नहीं। आपको पता है 4-4.5 लाख तो पॉपुलेशन था उस टाइम। अच्छा। हमारी जब पिताजी कॉर्पोरेटर थे तब 65 मेंबर्स थे, 65 मेंबर कॉर्पोरेटर्स। आज 165 है। आज 165 है। वो 73 में 68 में मैं जब आया तो 73 कॉर्पोरेट थे, 73। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इलेक्शन को 2 बढ़ गए, 75 हो गए। फिर जैसे जैसे एरिया बढ़ते गए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ी, उनकी तादाद बढ़ गई। बराबर। सर वो टाइम पे नदियाँ कैसी थी पुणे के? रिवर्स जो है आज इतना बड़ा प्रॉब्लम है, नदी लगती नहीं है, उसको हमने ट्रेनिंग करके दीवारों के अंदर डाल दिया है। तो मतलब वो नदी से ज़्यादा सीवेज कैनाल लगते हैं आज। से वैसे था अनफॉर्चुनेटली। वो टाइम पे भी वैसे था। वो टाइम पे भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये वो उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं। वो STP वगैरह जो भी हुआ है, हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, हाँ, STP बोलते हैं उसको, हाँ, नहीं हुआ वो। तो वो टाइम पे क्यों नहीं हुआ सर उसके ऊपर? मतलब क्या प्लानिंग में नहीं था, प्रायोरिटी नहीं थी, या उस टाइम आपको मालूम है ये जो ओंकारेश्वर था ना, हाँ, उधर वो डेड बॉडी जलाई जाती थी। अच्छा। जो अभी वहाँ वैकुंठ बनाया अभी। वैकुंठ के पहले वो उधर शनिवारपेट में था वो। अच्छा। और 1968 में वो शिफ्ट कर दिया उधर वैकुंठ में, नवी पेट में। नामदेवराव मते मेयर थे और नामदेवराव रुकारी डेप्यूटी मेयर थे। उनके टेन्योर में वो आज का वैकुंठ है, उधर शिफ्ट हो गया। अच्छा। उस टाइम का एक किस्सा है, मुजुमदार जो कस्बे में थे, सरदार मुजुमदार, बड़े आदमी थे वो। अच्छा। तो उनका देहांत हुआ था, तो उनके लोगों की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ओंकारेश्वर में किया है, बट वो बंद किया था हमने। फिर आई वाज चेयरमैन दैट टाइम, से 73 की बात है। तो उस टाइम वो मेरे पास आए कि चेयरमैन साहब ऐसा ऐसा, उनकी अंतिम इच्छा थी। मैंने कहा, उनको समझाया, अरे भाई ये ओंकारेश्वर में आखिरी कौन गया, इसकी वजह से ओंकारेश्वर में, इसमें वैकुंठ में सबसे पहले बड़ी हस्ती कौन गई, ये आपका अच्छा नाम होगा होता। इंस्टेड ऑफ गोइंग लास्ट इन द लॉट, गो फर्स्ट इन द नेक्स्ट लॉट।
फिर उन्होंने मान लिया, फिर उनका अंतिम संस्कार वैकुंठ में हो गया। तो वो सिटी में था, आज भी वो मंदिर। और बाद में अभी उसके पहले तो जो जगह थी वो पूना हॉस्पिटल को दे दी गई। यहाँ से वहाँ थे, पूना हॉस्पिटल की जगह है, वहाँ भी स्मशान था। अब फिर अभी वो बंद करके वो जगह पूना हॉस्पिटल को दे दी, वो स्मशान आगे चला। सर एक और चीज़ सुना है मैंने, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर डिपार्टमेंट के पास पाइपलाइंस का कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है, सही है क्या? सही है। क्यों है सर ऐसा? मतलब आज हमारा पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र में सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ऑलमोस्ट बम्बई के बाद। बॉम्बे एमएमआर अगर आप पकड़ेंगे तो बॉम्बे आएगा। हाँ। बट बीएमसी, नवी मुंबई का कॉरपोरेशन अलग, ठाणे टीएमसी अलग, केडीएमसी तो अलग, पुणे सबसे बड़ा है। पुणे सबसे बड़ा है। Yes, और correct. हमारे पास पाइपलाइन का ये भी नहीं है, आज ब्लूप्रिंट नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जो ऐसे कई डिपार्टमेंट है जो आधे अधूरे हैं। जब मैंने बजट प्रिपेयर किया मेरा, तो बजट के लिए हमारा इनकम क्या था उस टाइम, ऑक्ट्रा और प्रॉपर्टी टैक्स। अभी वो प्रॉपर्टी टैक्स ही है, ऑक्ट्रा तो चला गया, जीएस वो दूसरा आ गया। तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए मैंने हमारे ऑफिसर को पूछे मैंने कि आप ये बताइए मुझे कि हमारे एरिया में आजकल कितनी प्रॉपर्टीज है और कितना हमको उसका इनकम आता है, रेवेन्यू आता है उसका। दे वर अनेबल टू आंसर मी। हम बता नहीं पाते हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है। मैंने कहा कि यार आपके पास लोग आते हैं, बिल्डिंग परमिशन मांगने को आते हैं, आप बिल्डिंग परमिशन देते हो, कंप्लीशन देते हो, उसकी एक कॉपी ये डिपार्टमेंट को जाएगी, एक्सेसरी कलेक्टर ऑफ द टैक्सेस, तो उसको अपडेट करने में कितना टाइम लगेगा? बराबर है। अनफॉर्चुनेटली आज भी कॉरपोरेशन में ये डाटा अवेलेबल नहीं है कि तुम्हारे एरिया में कितने प्रॉपर्टीज़ है, कितने पे कितना टैक्स लगा हुआ है, कौन टैक्स देता है और कौन टैक्स चोरी करता है। आज भी आई एम वेरी सॉरी टू से, वेरी सैड। अब उसमें क्या होता है, जो मैंने आपको कहा ना, ये इलेक्शन सिस्टम बहुत बुरी है। अब देखो आज कॉरपोरेशन के कौन से वार्ड में क्या रिजर्वेशन है, उसका आज डिक्लेरेशन हुआ दोपहर को। अच्छा। फाइनल उसका लॉट अभी निकाला इन्होंने। अच्छा। ये वार्ड में ये फलाना 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 फलाना। हर 5 साल के बाद तुम ये ड्रामा करोगे। जब तक तुम एक नगर सेवक जो है, एक कॉर्पोरेटर, वो 10-20 साल वहाँ पे नहीं रहेगा, तब तक उसके व्यूज़, उसकी कमिटमेंट, उसको जो एंटीसिपेट है डेवलपमेंट का, वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता ना। हर 5 साल के बाद नया आदमी आएगा, नई बैट आएगी, नया बॉल आएगा, नई इनिंग शुरू होगी, कैसा हो जाएगा? सर लेकिन वो तो स्ट्रक्चर है इंडियन डेमोक्रेसी का। देखिए मैंने कॉरपोरेशन भी मैंने कहा था कि 3 टाइप के हमारी कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट के स्टेजेस होने चाहिए। ओके। एक इमीडिएट, एक मतलब जिसको बोलते नियर फ्यूचर नहीं, एक लॉन्ग टर्म, एक मिड टर्म और एक इमीडिएट। ठीक है। तो इमीडिएट क्या करना चाहिए, तो ये यही चीज़ें उसमें आएंगी। मिड टर्म में क्या करना चाहिए, ये स्कूल कॉलेज फलाना ये। और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, उसमें ये पानी वानी का आता है कि 20 साल के बाद हमारी स्थिति क्या होने वाली है, हमारा सिटी कैसा बढ़ने वाला है, कहाँ कितने लोग रहने वाले हैं, उनको लोग सिविक एमिनिटीज़ क्या देनी पड़ेगी हमको, ये हमने आज सोचना चाहिए। अगर हम आज ये नहीं सोचेंगे तो आग लगने के बाद कुआं खोदने में क्या मज़ा है, जबकि आपको ये पता नहीं है कि मेरी सिटी कैसे बढ़ने वाली है। और पुणे में प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम और एक ही है, जैसा बम्बई में, बॉम्बे सराउंडेड बाय सी, पुणे इज सराउंडेड बाय आर्मी एरिया। आप कहीं पर भी जाओ आपको आर्मी की स्टेट नज़र आती। अब आज सिटी, फिर आर्मी स्टेट, उसके बाद में फिर सिटी, ऐसा हुआ है। आज की तारीख में ये हालत है ना। तो एक कैंटोनमेंट है 3, पुणे कैंटोनमेंट, खड़की कैंटोनमेंट, देवरोड कैंटोनमेंट। ये कैंटोनमेंट का मतलब वो आर्मी की प्रॉपर्टी है। बराबर। तो उसको और करके हमको आगे जाना पड़ता है। तो उनकी डेवलपमेंट का सवाल अलग है, हमारे डेवलपमेंट का अलग है। और अनफॉर्चुनेटली एकाध मतलब कोई अच्छा फोरसाइट वाला जो अफसर आता है, मैं भी कमिश्नर है, ऐसे आए भी लोग, सबको मैं ये नहीं करता हूँ, बट लॉन्ग टर्म का विजन लेकर के काम करना चाहिए। हमारा क्या होता है, ये गणेश मंडल जो रहता है ना, गणपति, उस तरीके का काम चालू है। गणपति आते, चंदा जमा करते, बिठाते, 10 दिन ताली वाली बजाते, 11वें दिन खाना खत्म,
फिर अगला साल देखेंगे। ऐसा नहीं चलता। अगर आपको कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट चाहिए, तुमको ये सोचना चाहिए कि आज हम यहाँ खड़े हैं एक्स पॉइंट पे, हमको वाई पॉइंट पे जाना है, तो एक्स टू वाई तक जाने के लिए कितना टाइम लगने वाला रोड है। मैप चाहिए ना, कोई ब्लूप्रिंट चाहिए आपके पास। ब्लूप्रिंट चाहिए। मैं आई वाज शॉक जब मुझे मालूम पड़ा कि पानी का पाइपलाइन का ब्लूप्रिंट है अरे नहीं। ड्रेनेज का नहीं है। अरे बाप रे। जब लोग कंप्लेन करते हैं ना, तब ये जाके खुदाई करते हैं, अरे ये तो 4 इंच का ही है, इधर 10 इंच का चाहिए था, फिर बाद में लाके डालते हैं। आज भी आप देख लीजिए पूरे पुणे में कहीं ना कहीं ये ड्रेनेज का काम चालू है। ऐसा एक भी रोड नहीं कि जहाँ खुदाई नहीं हुई। वो रोड बनाते, दूसरे दिन आके खुदाई करते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। आई वॉज स्पीकिंग टू सम अर्बन प्लानर, सिद्धार्थ, उन्होंने पॉडकास्ट में बोला है कि पुणे में जनवरी के बाद डिगिंग सीजन चालू होता है। पहले वाटर डिपार्टमेंट आता है, फिर सीवेज डिपार्टमेंट आता है, फिर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आता है। एक ही रोड के ऊपर 4 बार डिगिंग होती है, खुदाई होती है। उसका एक एंगल ये भी है कि वो बजट जो है वो एग्जॉस्ट करना होता है ना, तो अगले साल फिर वो बजट नहीं मिलता है उनको। अरे वो तो अभी ये कॉरपोरेशन का जो स्टेडियम ग्राउंड है, बाबूराव सणस शाला, वहाँ दिवाली में फटाके की दुकान, क्रैकर्स की दुकान लगती थी। बराबर है। आज भी लगती मेरे ख्याल से। व्हेन आई वाज चेयरमन, तो फटाक्याची मैदानाची दुरुस्ती करणे 25,000 रुपये। अरे ठीक है। 2-4 पन्ने के बाद में बाबूराव सणस मैदानाची दुरुस्ती करणे 25,000 रुपये। बोले रुको 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 रुको, ये वही है ना? तो बोले हाँ। तो बोला इधर 25,000 रुपये, उधर 25,000 रुपये। अच्छा मुझे आप एक बताओ, इसके पहले क्या हुआ था? मैं 4 साल पीछे गया, 4 साल का पैसा वैसे पड़ा था, यूज नहीं हुआ। अब नहीं हुआ था। अप्रूव हो गया, अलॉट हो गया, लेकिन यूज नहीं हुआ। मैंने पूछा ये क्यों? बोले नहीं क्या, वो टेंडर आपका बजट पास हुआ, फिर बारिश आ गई, फिर हमने टेंडर निकाला, अभी वो टेंडर अप्रूव करके अभी आ रहा है वो। 4 साल पीछे जाने के बाद में, क्योंकि 4 साल में काफ़ी अफसर दूसरे आते हैं, ये आते हैं, किसी को लेना देना नहीं है। नो बडी वर्स विद डाई हार्ट। मेयर 1 साल भर के लिए आते थे, अभी 3 साल हो गया, वापस साल भर के आएंगे। मेयर को तो कोई पावर्स नहीं है, एब्सोल्युटली कोई पावर्स नहीं है। जितने पावर चेयरमैन को है फाइनेंशियली कुछ करने का, उतना मेयर को तो ये इज़ अ शो पीस। फिर टापो जाओ को ओपनिंग करो, ये करो वो करो, कोई मर गया तो जाके उसको श्रद्धांजलि दो, या किसी के घर पे जाओ, इतना ही काम मेयर का है। वो गाड़ी वाड़ी है बस, बाकी कुछ नहीं है। बट एग्जीक्यूटिव पावर पूरी कमिश्नर के हाथ में है। नो कॉर्पोरेटर, नो ऑफिस बेरर हैज़ एनी पावर। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट वाला मंजूर करो जनरल बॉडी में, फिर वो एग्जीक्यूशन के लिए कमिश्नर के पास जाता है। कमिश्नर अगर चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। कॉर्पोरेशन का प्रोसीजर कैसे आपको मालूम है क्या? प्लीज बताइए। आप अगर कुछ करना चाहते हो सिटी में डेवलपमेंट, तो वहाँ का जो लोकल कॉर्पोरेटर है वो पहले वो सब्जेक्ट देता है, एक लेटर देता है कॉर्पोरेशन में डिपार्टमेंट को कि ये वार्ड क्रमांक ये क्या, मतलब वार्ड नंबर 32 है या 12 है, 12 में फलाना फलाना होना चाहिए। फिर दैट गोज टू द कमिश्नर, दैट लेटर। फिर कमिश्नर अपने सारे डिपार्टमेंट को लेटर भेजते हैं उसकी कॉपी निकाल के कि आपका ओपिनियन क्या, आपका ओपिनियन क्या, आपका ओपिनियन। वो सारा ओपिनियन इकट्ठा करके फिर अगले 1-2-4 महीने के बाद में कमिश्नर वो डॉक्यूमेंट रखते हैं मीटिंग में कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने ना भी कहा तो एज अ कॉर्पोरेटर हम लोग कॉर्पोरेशन नहीं हमको करना ही है, मेजॉरिटी है, और रेजोल्यूशन पास करके लेते हैं हम लोग। वो पास होने के बाद में एग्जीक्यूशन के लिए वापस कमिश्नर के पास जाता है, और कमिश्नर कहते हैं मैंने तो इसको मना किया, मैं नहीं करूँगा, वो नहीं होता है। अल्टीमेटली कॉर्पोरेशन का जो भी कुछ काम है, सारे पावर्स आर वेस्टेड विद द कमिश्नर। ये कमिश्नर्स एक्ट है, जो म्यूनसिपल एक्ट है वो कमिश्नर्स एक्ट है। अगर उन्होंने चाहा तो हो सकता है, उन्होंने नहीं चाहा तो कुछ नहीं हो सकता है। ना मेयर को पावर है, ना चेयरमैन को पावर, ना किसी को पावर। ये सारी बॉडीज़ जो कमिटीज़ है ये ऑल रिकमेंडेटरी बॉडीज़ है। मेरी स्टैंडिंग कमेटी भी थी ना, तो आई यूज टू रिकमेंड कि वहाँ से डॉक्यूमेंट आया, हमने ममा किया, वो आगे चला गया। तो अनफॉर्चुनेटली ये है। अब आज की तारीख में तो पुणे कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट के डिपुटेशन पे काफ़ी अफसर आए हुए हैं। दे आर गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे वो कहते हैं वैसे ये लोग काम करते हैं। 2-2.5 साल से तो स्टैंडिंग कमेटी है ही नहीं। सारे मतलब स्टेट में नहीं है ना, सारे स्टेट में नहीं है।
पहले हुआ करता था, पहले एक्सटेंशन मिलता था, मगर अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए ना, वो 5 साल तो 5 ही साल है, उसको फिर अमेंडमेंट नहीं मिली या एक्सटेंशन नहीं मिलता। नहीं सर, 2-2.5 साल से तो स्टैंडिंग कमिटी है ही नहीं, इलेक्शन कोई हुआ ही नहीं, नहीं, कॉर्पोरेशन वही इलेक्शन कमिश्नर हुए को नहीं। 3 पावर्स थी, ही साइंस एज ए चेयरमैन, ही साइंस एज ए जनरल बॉडी, ही साइंस एज ए कमिश्नर, उसको 3 सिग्नेचर करने पड़ते हैं। इसमें पब्लिक का वॉइस किधर है? आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या आपके वार्ड में क्या सिविक एम्यूनिटी चाहिए, या आपका इम्पोर्टेंस है ना उसमें। लोग आपके पास आएंगे, आपको कहेंगे साहब ये रोड बनाओ, ये गार्डन बनाओ, स्विमिंग पूल बनाओ, फलाना बनाओ, ये बनाओ। अफसर को क्या पड़ी है? वो कहाँ घूमते हैं? जिस सिटी में 165 कॉर्पोरेट थे, पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे, तो 165 सब्जेक्ट वहाँ आते थे ना। अब एक आदमी क्या करेगा? क्या क्या करेगा? क्या नहीं कर सकता। अब पूना का दूसरा एक बहुत अच्छा माहौल ये है कि गणपति मंडल, हाँ, गणेश उत्सव, इट इज़ वेल नोन। और जिसको भी राजनीति में आना है ना, वो गणपति मंडल का कार्यकर्ता होता है। मुरली मनोहर साहब जो सेंट्रल मिनिस्टर है ना, जी, ही स्टार्टेड विद द गणेश मंडल। अच्छा, हाँ, जैसे रूरल एरिया में शुगर फैक्ट्री है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, मतलब ये है। तो सिटी में ये गणपति मंडल है, तो गणपति मंडल में आओ, तुम कार्यकर्ता बनो, फिर लोगों के घर में जाते हो, चंदा जमा करते हो। अब तुम्हारा क्या, मैं भी राजनीति में आया ना, तो आई वॉज ए सेक्रेटरी ऑफ द गणेश मंडल। 65, 66, 67, 3 साल मैंने आई वर्क एज ए सेक्रेटरी। फिर उसके बाद में लोगों को पता चला इस पर कोई स्पार्क है। फॉर्चुनेटली वो 68 का इलेक्शन आया, बहुत सारे उथल पुथल हो गए हमारे यहाँ पे। सर आपका थोड़ा उसका बैकग्राउंड बताइए ना सर, वो आपका जो एज था व्हेन यू केम इनटू पॉलिटिक्स, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, Altogether different story. Actually, I was बहुत not, इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, I क्योंकि was not मुझे inclined to join politics. मुझे आई वांट यू टू से दिस ऑन कैमरा ओनली बिकॉज के मी एज अ पेरेंट, मेरा 19 साल का बेटा है, 19-20 साल का बेटा है, मैं उसको जो ट्रीटमेंट देता हूँ, जो वो एज में आप कॉर्पोरेटर थे, जी, तो वो आपका क्या थॉट प्रोसेस था, आपके फैमिली की तरफ से क्या नहीं देखिए background क्या था? है तो कि उसके आजकल लोग थोड़े अपने बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे ने करने चाहिए। मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर होना चाहिए। मैं सुनील गावस्कर नहीं बन पाया, ये सुनील गावस्कर होना चाहिए। मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया, वो अमिताभ बच्चन होना चाहिए। ऐसे काम नहीं होता ना। तो हर बच्चे में हुनर है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ करने की ताकत रहती है, और वो कर सकते हैं प्रोवाइडेड उसको प्रॉपर अगर तुम गाइडेंस करो तो बच्चा बिल्कुल ज़िंदगी में बढ़ सकता। मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूँ। प्लीज। एक एग्जांपल ये है कि मेरे पिताजी मेयर थे। उस टाइम हमारा जो फैमिली बार्बर है शेख, उसका कोई रिश्तेदार खड़की में रहता था, उसका सरनेम भी शेख था। एक अच्छे सवेरे सवेरे वो हमारे डैडी के पास वो एक नौजवान छोकरा, उसके पिताजी और ये हमारे बार्बर साहब आ गए। पिताजी को बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा है, इन्होंने बीए पास कर ली है, अब इनका बार्बर का दुकान है, बट ग्रेजुएट होने की वजह से ये बार्बर का काम करना नहीं चाहता, तो इसको कॉर्पोरेशन में चिपका दो, ॲज अ क्लार्क वर्क काही चिपका दो, ये उनके वर्ड थे, चिपटून टाका याला कॉर्पोरेशनमध्ये। तो पिताजी ने कहा जरा मार्कशीट तो दिखाओ। तो मार्कशीट देखी तो फर्स्ट क्लास था करियर उसका। पिताजी ने कहा अरे इतना अच्छा तुम्हारा फर्स्ट क्लास करियर है, कॉर्पोरेशन में क्यों जाना चाहते हो तुम? तो क्या करेंगे हम लोग? पेरूगेट सदाशिवपेट में प्रोफेसर जोशी नाम के एक प्रोफेसर थे। ही यूज टू कंडक्ट द क्लासेस फॉर यूपीएससी एमपीएससी। तो डैडी ने उनको फ़ोन किया और कहा कि ऐसे तो मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, ज़रा उसको प्रॉपर गाइड करो। और इसको बोला कि तुम आईएएस क्यों नहीं बनते? तो बोलो क्या होता है आईएएस? बोले वो अफसर होता है बड़ा कॉर्पोरेट सरकार का, कलेक्टर बन सकते हो तुम। तो कलेक्टर करने के बाद उसको समझ में आया, हाँ हाँ कलेक्टर बन सकता है। तो हम कैसे बन सकते हैं, हम गरीब लोग हैं। बोले गरीब अमीरी का सवाल नहीं है, तुम मार्क्स तुमको अच्छे हैं तो वहाँ भेजा। बच्चा गया, ज्वाइन किया, ही स्टूड फर्स्ट क्लास इस पे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ज्वाइन किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक गया और रिटायर्ड हुआ। हबीबुल्ला उसका नाम है। अगर उसको पिताजी क्लर्क करके लगाते थे,
वो मरते दम तक हेड क्लर्क बनता था, ऑफिस स्टूडेंट बनता था, एडिशनल कमिश्नर बनता था, कलेक्टर तो नहीं बनता, सेक्रेटरी तो नहीं बनता था। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स हैं कि तुम प्रॉपर टाइम पे उसको प्रॉपर गाइड करो ना, आदमी अच्छा था। आप किस एज में बने थे? वो थोड़ा स्टोरी बताइए ना। आपका कुछ केस भी हुआ था जो राम जेठमलानी सर ने हाँ आपके जी, लिए? मैं 18 साल का था एक्चुअली। जब क्या हुआ, मैं था जूनियर बीए को, सीनियर बीए को, और जो एक एक्सपायरेंट था, एस्पायरेंट जिसको खड़ा होने का था, वो घर घर जा कर के सूची बना रहा था, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम है, नाम डलवा रहा था। तो मेरे पास आया, मैं स्टडी में था, बोला अरे श्रीकांत भाई तेरा नाम नहीं याद है। बोला मेरा उम्र नहीं बैठता। अरे कौन देखता है, बोले ये फॉर्म है, इसमें सिग्नेचर करो, हो जाएगा तुम्हारा। मैं किताब में से ऐसे किया, इधर से किया, बोले चले जाओ वापस में, अपना स्टडी करते बैठ गया। तो बाद में देखा तो सब वो सप्लीमेंट्री आ गई, उसमें मेरा नाम आ गया। तब पता चला कि मेरा नाम है, कि उसमें किसका सेकेंडर प्रपोजर क्या क्या करना था उसने बेचारे ने कर लिया था, मुझे कुछ पता नहीं था उसका। तो उस टाइम क्या हुआ, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, तो देयर वाज नो सिटिंग मेंबर। तो सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, डैडी के पास आए। उन्होंने कहा कि अभी ऐसे से अपना सब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वार्ड अपना बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आपके घर में किसी को आप खड़ा करो। तो डैडी ने कहा कौन मेरे घर में? बोले आप खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एमएलए हूँ, मुझे नहीं इंटरेस्ट इसमें। बोले फिर भाभी को खड़ा करो। उन्होंने कहा अरे मैं भी राजनीति में, वो भी राजनीति में, बच्चे छोटे हैं, मुझे कोई अपना घर देखना है, नहीं हो सकता। फिर ये वो करते 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 मेरे तक गाड़ी आ गई। बोले कहा श्रीकांत को खड़ा करो। तो अरे वो तो बच्चे है, उसका नाम भी नहीं होगा, उसका उम्र भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं होगा। तो किसी ने वो सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई, अरे है उनका नाम, बोले इसमें। बोले कैसे आ गया? तो मेरा पता है कि ऐसे ऐसा हुआ, वो आया था, मैंने उसको सिग्नेचर करके दिया, नाम आ गया। फिर बहुत, इनफैक्ट माई डैड वॉज नॉट इंक्लाइन कि अभी ये उम्र नहीं है तुम्हारी, 5 साल के बाद अब तुम ग्रेजुएशन करो, LLB करो। राजनीति तो हमारे घर में थी, माई ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज इन पॉलिटिक्स, माई ग्रैंड फादर वॉज पॉलिटिक्स, फादर, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। बट बोले कि अभी नहीं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, दूसरा कोई, अगर श्रीकांत खड़ा रहते तो हम लोग काम करेंगे, वरना हम कोई अलग सोचेंगे। अभी कार्यकर्ता संभालना पड़ता है, अब तुम्हारी क्या है इच्छा, बात अलग है, बट अगर 10 लोग कहते हैं तो मानना पड़ता है ना। तो डैडी बोला ठीक है चलो श्रीकांत को खड़ा करते हैं। तो एक्चुअली मेरा अपना स्वभाव भी ऐसा है कि अगर किसी एक बात मैंने ठान ली ना, तो पूरा डिवोशन से काम करने का। बिल्कुल। अपने कोई ज़बरदस्ती नहीं है। राजनीति में आने के लिए मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी, मगर मैंने कि हम आ गए ना तो पूरा डिवोशन से काम करेंगे। इसलिए फिर 18 साल की उम्र में नाम लगाया, मेरा गया उधर, वो 20 साल का था उधर, मैं चुन के आया। तो जो लूज़ किया जिसने, मेरे अपोजिशन में था, वो यहाँ स्मॉल कॉज कोर्ट में उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया। अच्छा। टेक्निकली ही वॉज राइट इन द सेंस कि मेरा उम्र 20 साल भी नहीं था, मगर फॉर्चुनेटली उस टाइम के जो रूल्स थे कॉरपोरेशन के, कॉर्पोरेटर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन था, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि फलाना उम्र का एज होना चाहिए। प्रोविजन वॉज ओनली कि ही शुड बी वोटर हु कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, वोटर कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। अब वोटर कौन है? जिसका नाम यादी में है वो वोटर है। अब उसके लिए एक प्रोसीजर थी, एप्लीकेशन देना, ये करना। उस टाइम अगर किसी को लगता है कि ये आदमी नहीं बन सकता, वो ऑब्जेक्शन ले सकता है, वो सारी स्टेजेस थी। वो होने के बाद में फाइनल इलेक्ट्रल रोल आ गया, मेरा नाम आ गया। उसके बाद नो बडी कैन गो बैक। एडवोकेट कौन थे आपके? मेरे एडवोकेट राम जेठमलानी। तो ये पॉइंट देसाई और वैद्य करके ये बेंच था। अच्छा। जस्टिस देसाई, जस्टिस वैद्य। तो शुरू में तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं मिस्टर जेठमलानी, हाल ही में हमने एक, आप जैसे ही एक पिटीशन डिसाइड किया है और वो आपके खिलाफ है, तो बेटर यू गो टू लार्जर बेंच। तो हमने कहा लार्जर बेंच तो 6 महीने के बाद बैठेगा, मतलब क्या मालूम क्या होगा। तो जेठमलानी ने बोला सर मिलॉर्ड, आई विल कन्विंस यू। तो उन्होंने कहा वी नो यू हैव गॉट अ कन्विंसिंग पावर, वी नो वेरी मच मिस्टर जेठमलानी, यू हैव गॉट अ कन्विंसिंग पावर,
बोले नहीं नहीं, बट फैक्ट्स आर डिफरेंट, जो आपने डिसाइड किया उसके फैक्ट इसके फैक्ट अलग है। बोले क्या फैक्ट्स है? फिर वो सब शुरू हो गए, हाँ ठीक है कंटिन्यू करो। फिर वो कंटिन्यू हो गया, फिर उसके बाद ये रिस्टोर बाय कॉर्पोरेटर की, तो वापस कॉर्पोरेटर बना, और फिर बाद में सब आगे चला। तो इनफैक्ट आई वॉज नॉट, अगर वो 21 साल का क्राइटेरिया रहता तो आई वॉज नॉट एलिजिबल। यू आर नॉट एलिजिबल दैट टाइम। आई वॉज हार्डली 20, एक पाव कॉलेज में एक पाव कॉर्पोरेशन। बट किया है, घर में बचपन से दिखता था, पिताजी को लोग मिलने आते थे, ग्रैंडफादर को मिलने आते थे। बीइंग अ पटेल, लीडर ऑफ द कम्युनिटी, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, क्या करना है। आपको यकीन नहीं हुआ कि हमारा बहुत पुराना मकान था, बहुत बड़ा वाड़ा बोलते हैं उसको मराठी में, बहुत बड़ा, उसमें आंगन वगैरह, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की शादियाँ हमारे घर में हुई। इट वॉज यूज एज अ कार्यालय। बर्तन भी हम लोग देते थे, वही बर्तन के ऊपर शेरावाले बोला ना मैंने, उसके ऊपर वो नाम था, तब मुझे याद है। वो ज़माना अलग था, उस टाइम होमोजिनिटी थी, और पटेल तो बस पटेल ने बोल दिया उसके आगे कुछ नहीं है। तो ये बचपन से हमने देखा था, इसलिए अभी आपने जो पूछा कि आजकल लोगों अब मेरा बच्चा है, बिकॉज एक तो राजनीति के बारे में लोगों की गलतफहमी है कि दिस इज़ वेरी बैड थिंग, ये करप्शन है, ये है वो है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट थिंग। आप किस तरह से जाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। अगर आप रोड पर ट्रैफिक में जाओगे और सिग्नल रेड येलो ग्रीन है, रेड लगा आप जाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने वाला है। जो आज की हालत है पुणे तो की। ये डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कौन सा। और आज की तारीख में ना देखो, हम 140 करोड़ है, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? 750। बाकी लोग तो जिंदा है ना। हमारे एमएलएज कितने हैं? पूरे देश में 5-6 हज़ार एमएलएज रहेंगे, बाकी 140 करोड़ तो लोग हैं ना। तो ये हर एक आदमी ने राजनीति में आकर के भाई मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, दैट इज रॉन्ग। विदाउट एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स यू कैन डू सोशल वर्क। अब ये सारे जो लोगों ने इंस्टीट्यूशन निकाली है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये शुगर फैक्ट्रीज है, या गणेश मंडल मैंने आपको कहा, ये पूना में कितने अच्छे अच्छे, अभी ये अपना दगड़ू शेट वाले कितना काम करते हो लोग, कितने गरीब लोगों को मदद करते हैं। ऐसे डॉक्टर देसाई, वो पुण्य भूषण पुरस्कार, कितना अच्छा काम करता है। ऐसे सोशल वर्क करने वाले लोग अपने पास बहुत सारे हैं। बट राजनीति एक, उसमें सारे अच्छे बुरे लोग आते हैं, तो सबको एक तराजू में तोलना ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छे हैं बुरे हैं, आते रहते लोग। सर, आपने बताया कि आपका 50 साल का एक्सपीरियंस रहा है इन पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपने कॉर्पोरेटर बोल के भी काम किया है, आपने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बोल के भी काम किया है। आज के कॉर्पोरेटर को 57 ईयर्स हो गए। 57 ईयर्स। 68 में चुन के आया था। आज के कॉर्पोरेटर के कैंडिडेट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं आपको सीधी बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में ना करप्शन से दूर रहे। करप्शन नेवर पेज डिविडेंड। करप्शन नेवर पेज डिविडेंड। करप्शन नेवर पेज डिविडेंड। आप, ये लक्ष्मी है, आप उसे गलत तरीके से कमाओगे ना तो आपके घर में सुख शांति आने वाली नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगे। आपको मैं ढेर सारे मतलब एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ये आदमी पुलिस में था, उसने करप्शन किया, उसके बेटे की आज ये हालत है। ये गवर्नमेंट जज था, इसने पैसा खाया है, उसका बेटा ये कर रहा है। ये आर्मी में था, उसने लफड़ा किया, उसके घर में ये चल रहा है। इनकी बहू बेटी है वो रहती नहीं, इनके सब लोग, मतलब ये लक्ष्मी से लक्ष्मी। आपको ठीक है काम ज़्यादा है, आपको ज़्यादा की लालच है, मगर बुरे बुरे जिसको वाम मार्ग बोलते हैं ना, मत करो पैसा, वो अपना नहीं है। इस पैसा जो है पब्लिक का मनी है, उसको उसी से ट्रीट करो। आपको ज़बरदस्ती तो थोड़ी है आके कॉर्पोरेटर बनो, आके पैसा खाओ। पैसा कमाना है तो बहुत सारे आप बिजनेस करो ना, बिजनेस में तो कोई किसको कुछ बोलता नहीं। बट सोशल वर्क में आकर के लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के वो करप्शन, नॉट ओनली मनी, मॉरली भी है, फिजिकली भी है, सारा होता रहता है। कोई असहाय महिला आपके पास काम के लिए आती है तो उसको उसका अलग तरीके से फ़ायदा उठाना, ये तो बुरी बातें हैं। एंड मैंने आपको बोला कि करप्शन नेवर पेज डिविडेंड।
नेवर पे डिविडेंड। सर फाइनली पूना के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नॉट ओनली पूना, फाइनली आई विल टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सारे इतने, हमको हिस्टोरिकल इतने बड़े बड़े लोग हमारे देश में हुए, वो गॉट अ सच क्या बोलते हैं उसको, हिस्ट्री है हमारे पीछे इतनी अच्छी है। मैं आपको सिर्फ महात्मा गांधी जी का एक एग्जाम्पल दे के बात खत्म करना चाहूँगा कि गांधी जी ने अंत्योदय स्कीम निकाली थी। अंत्योदय का मतलब ये है, किसी उनके एक डिवोटी ने उनको पूछा कि बापू जी मेरे सामने एक सवाल है और उसके दो जवाब है, आई हैव टू डिसाइड आइदर वे, तो मैं कौन सा डिसीजन ले लूँ तो गलत साबित नहीं होगा। तो गांधी जी ने उसको कहा, बापू ने, कि जिस ऐसे गरीब आदमी को तुम जानते हो, ऐसे गरीब में से गरीब आदमी का चेहरा सामने लाओ और फिर खुद को एक सवाल करो कि तुम जो डिसीजन ले जाने वाले हो, उस डिसीजन से इस आदमी के थाली में एक बार का खाना आ सकता है, इसके तन पर 1 मीटर कपड़ा आ सकता है, इसके सर पे छत आ सकता है, इसको शिक्षा मिल सकती है, इसको मेडिकल हेल्प मिल सकती है। अगर उसका जवाब हाँ है, तुम ले लो, तुम कभी गलत नहीं साबित होगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी काम करना चाहते हो ना, आप आपके सामने एक ऐसे गरीब आदमी जिसका कोई नहीं दुनिया में, उसकी सूरत सामने लाओ और फिर खुद को पूछो कि मैं जो करने वाला हूँ इसको बेनिफिशियल रहेगा क्या, वो करो, कभी गलत नहीं होगा। ये सबको पता नहीं चाहता। थैंक यू सर, थैंक यू।